हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। तो अपना आज का टॉपिक है फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। टॉपिक का नाम क्या है? फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी। फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटी का क्या मतलब है कि हम एसी क्वांटिटी को फेजर में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज हमने कोई एसी वोल्टेज लिया, V इज इक्वल टू कैपिटल VM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। मैंने ये बोला कि दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज विच इज एक्सप्रेस्ड एज V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मीन्स एसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज की मैग्नीट्यूड क्या है, देन फ्रीक्वेंसी क्या है, और देन फेज डिफरेंस क्या है। देन फेज डिफरेंस क्या है या फेज एंगल क्या है। फेज एंगल के बाद में फेज डिफरेंस की बात हमने की थी। तो किसी भी एसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है कि उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और उसका फेज डिफरेंस या फेज एंगल क्या है। तो अगर ये तीनों चीजें किसी भी एसी क्वांटिटी में है तो ऐसे में क्या उनका एडिशन करना, उसका सब्सट्रैक्शन करना, उनमें मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, वो चारों काम जो है कंपैरेटिवली टफ हो जाते हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस एसी क्वांटिटी को फेजर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो फेजर में रिप्रेजेंट करने से क्या फायदा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों चीजें अपन एसी क्वांटिटी की इजीली कर पाएंगे जब हम एसी क्वांटिटी को फेजर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, फेजर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जब हम किसी भी एसी क्वांटिटी को फेजर में रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए डायग्राम, देखिए इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है कि दिस इज साइनसोइडल वेवफॉर्म। साइनसोइडल वेवफॉर्म जो है दिस इज ओमेगा टी एक्सिस, और ये करंट जो है ये IM यहां पे लिखा हुआ है, IM यानी मैक्सिमम करंट। तो अगर ये मैक्सिमम करंट है तो हर इंस्टेंट पे ये जो है करंट जो है 0 से पहले 90 तक मैक्सिमम जा रही है, 90 के बाद फिर ये 0 हो रही है, फिर 0 से ये 270 पे माइनस में जा रही है, और फिर वापस 270 से 360 पे ये इसकी वैल्यू फिर से जो है वो 0 के बराबर हो रही है। मींस एट एवरी इंस्टेंट as it is sinusoidal current, so every instant it is changing its magnitude with respect to time. तो how this AC or how this particular current can be represented at phasor, तो इसको फेजर में रिप्रेजेंट करने का देखिए ये तरीका अपन ने किया कि हमने क्या किया कि जो इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है IM, इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है जो IM, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि इस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को हम एक वेक्टर IM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है यहां पर हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया? एक वेक्टर IM से रिप्रेजेंट किया, जो कि ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा रेडियन पर सेकंड की स्पीड से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये देखिए साइन वेव जो है 0 से लेकर 90 तक जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, 0 से जब 90 जा रही है तो ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है IM, ये क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा यहां से लेके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब मूव करेगा और ऐसे मूव करता हुआ जब यहां 90 डिग्री तक आएगा, जब यहां 90 डिग्री तक आएगा तो ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 90 से 0 की तरफ आ रहा है, यानी अब ये फेजर क्या करेगा, 90 डिग्री से ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में मूव करेगा। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में मूवमेंट होगा तो हमें ये चीजें मिलेंगी। सिमिलरली जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेगा फ्रॉम 180 टू 270, तो मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे 180 से लेके 270 तक ऐसे यहां तक हमें मिलेगा। और 270 से जब ये वापस 360 तक जाएगा, यानी ये फेजर जो है वो हमें वापस से 270 से 360 तक जाएगा। तो हमने क्या किया कि द फेजर रिप्रेजेंटेशन, इन द फेजर रिप्रेजेंटेशन दिस साइनसोइडल AC करंट विच इज चेंजिंग इन साइनसोइडल एट एवरी इंस्टेंट, दैट कैन बी प्लॉटेड बाय ए फेजर having maximum amplitude IM and rotated in the counter clockwise, that is anti clockwise direction in omega radian per second speed. And what we have seen during first quadrant when it moves from this point to this point, we can obtain the operation of from 0 to 90 degree this time. Then second quadrant में 90 से 180 तक, तो 90 से 180 तक जो है दिस इज 90, दिस इज 180, तो ये वाला मूवमेंट जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा।
फिर 180 से 270 तक ये वाला जो मूवमेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और 270 से 360 ये वाला ऑपरेशन जो है अपने को फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो जैसा कि हमने फेजर रिप्रेजेंटेशन में देखा, देखिए इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। एसी वेवफॉर्म यहां 0 से और वापस 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 ऐसे मूव कर रही है। तो मैंने आपको बताया कि जब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो जो हमारा जो फेजर है, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वेक्टर जो जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओपी से, ओपी जो है वो कैसे मूव कर रहा है, ओपी जो है इस पाथ के अलोंग जो है इसके सर्कमफेरेंस पे इस तरह से मूवमेंट होगा। तो किसी पॉइंट ए पर जो कि ओए से यहां पर एंगल थीटा बनाते हैं, थीटा बना रही है अगर ये एक्सिस जो है, देखिए ओ ए मैंने कोई पॉइंट लिया ओ ए जो कि यहां से एंगल थीटा बना रहे हैं, तो इसका प्रोजेक्शन हमने क्या लिया, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया, यहां पे ये डॉट डॉट करके वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया ए बी और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया ए सी। तो ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है ए बी वाला जो है वो तो अपने को ये मिल रहा है यहां पे ये वाला पोर्शन। सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है वो अपने को ये मिल रहा है। मींस कहने का मतलब है जब ये फेजर पी सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग ऐसे मूव कर रहा है तो अपने को जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इस एक्सिस पे वो ये वाले पॉइंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और इसका एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन ये होता चला जाएगा और वाई एक्सिस वाला मूवमेंट ये होता चला जाएगा। तो जब ये मूवमेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में यहां से यहां तक हो रहा है तो ये फेजर यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट के लिए 90 से 180 के लिए जब ये मूवमेंट हो रहा है तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट वाला ये ऑपरेशन मिलेगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट कब आएगा, जब 180 से 270 की तरफ जाएगा तो हमें ये वाला प्रोजेक्शन मिलेगा, और 270 से जब 360 जाएगा तो हमें ये वाला मूवमेंट मिलेगा। मींस हर इंस्टेंट पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लेके, जो मैंने बताया आपको कि फेजर को फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड क्वाड्रेंट और देन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 टू 90, सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 टू 180, थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 टू 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 270 टू 360। ऐसे हम इसको जब रोटेट कराते हैं फेजर यू इस तरह से जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूमता है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस तरह से हम प्रोजेक्शन लेते हुए जो है इसको जो है फेजर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमने एसी क्वांटिटी को, साइनसॉइडल करंट को हमने फेजर से रिप्रेजेंट कर दिया तो मैंने क्या बताया आपको कि वी कैन इजीली परफॉर्म द एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन and division on the AC quantity, which was quite tough when it is represented by the three quantity that was magnitude, frequency and phase difference, as compared to when we are going to convert it as a phasor quantity. So how it can be performed we will discuss in detail also. तो अब हम ये देखते हैं कि फेजर, अगर मैं फेजर डायग्राम से अगर किसी फेजर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए मैं 3 वोल्टेजेस का एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं। V1 is equal to Vm1 sin of omega t. We have taken V2 is equal to Vm2 sin of omega t plus phi 1, और V3 is equal to Vm3 sin of omega t minus phi 2। अगर मैंने ये 3 वोल्टेजेस लिए, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V1 is equal to Vm1 sin omega t, दूसरा मैंने लिया V2 is equal to Vm2 sin of omega t plus phi 1, यानी ये क्या कर रहा है, phi 1 से इससे लीड कर रहा है V1 के रेस्पेक्ट में, और V3 क्या किया, माइनस ऑफ phi 2, यानी V1 के रेस्पेक्ट में phi 2 डिग्री से ये एंगल पीछे चल रहा है। तो अगर मैं इसको साइनसॉइडल उसमें दिखाता हूं, डायग्राम में दिखाता हूं, फेजर डायग्राम में दिखाता हूं, मैं इसको क्या बोलूंगा, फेजर डायग्राम ऑफ V1, V2 and V3, where V1, V2 and V3 are represented as these 3 equation। तो हमने क्या लिया है, V1 को हमने रेफरेंस लिया है, देखिए तो मैं V1 को रेफरेंस लेता हुआ और मैंने ये V1 बना दिया। दिस इज ओमेगा टी एक्सिस, दिस इज वोल्टेज, हियर इट इज रिप्रेजेंटेड एज V1, और इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है, इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, दिस इज Vm1। दूसरी क्या चीज है, सेकेंड इज V2 इज Vm2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई यानी phi 1 डिग्री से लीड कर रहा है ये। तो phi 1 डिग्री से अगर ये लीड कर रहा है तो जब ये एंगल यहाँ पे 0 है, और इसका मतलब यहाँ पे ये एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो ये कैसे निकले वेवफॉर्म आएगी, देखिए ये वेवफॉर्म कुछ इस तरह की मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसको, और ये मैंने बना दिया, दिस इज V2
और इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है इस यहां पर जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है दिस विल बी Vm2। यहां पे क्या चीज है, तीनों का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। देखिए ये Vm1 है, ये Vm2 है, ये Vm3 है। तो इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो Vm1, इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड Vm2, और Vm1 और Vm2 दोनों सेम नहीं है। सिमिलरली तीसरा अगर मैं बोलूं V3 क्या चीज है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज Vm3 और एंगल जो है वो 5 डिग्री से पीछे। तो देखिए पीछे जो मैं बना रहा हूं मींस लैग कर रहा है। तो जब ये जीरो है, जब ये लैग करता हुआ, यानी यहां से अपन शुरू करेंगे इसको, तो यहां से अगर मैं इसको शुरू करूंगा तो देखिए मैं इसको ये बना रहा हूं और मैग्नीट्यूड जो है मैं इसको बड़ा बना रहा हूं थोड़ा, और ये जो है तो ये जो मैग्नीट्यूड है इस टाइम पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड दिस इज Vm3, और ये वाला जो एंगल है यहां पे अगर मैं इसको आगे ऐसे बढ़ाता हूं तो ये वाला एंगल तो होगा, दिस एंगल विल बी φ1, क्योंकि ये Vm2 वाला था, और ये जो Vm3 वाला है, Vm3 वाला ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक, दिस एंगल इज φ2। क्या चीज है देखिए, जो V1 है, जो V1 वोल्टेज है उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड Vm1 है और रेफरेंस वोल्टेज अपन ने लिया है। तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूं इस वेवफॉर्म में, जो जीरो से शुरू हो रहा है वो वोल्टेज जो है वो V1 है, ठीक है। जो जीरो से ओरिजिन से जो शुरू हो रहा है दैट इज V1, ठीक है। इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है दैट इज Vm1। फिर क्या चीज है, जो V2 है वो क्या चीज है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज V2 और φ1 डिग्री से लीड कर रहा है। तो जब वोल्टेज V1 जीरो है तब ये लीड कर रहा है, यानी ये मैक्सिमम एंगल यहां पर ये जो है φ1 डिग्री से लीड कर रहा है। यानी अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊंगा तो ये वाला एंगल जो है दैट इज φ1 एंगल, यानी जो V2 है φ1 डिग्री से लीड कर रहा है। और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है, देखिए V2 कौन सी वाली वेवफॉर्म है, ये वाली वेवफॉर्म है, तो इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो Vm2 है, ठीक है। सिमिलरली V3 वोल्टेज जो है वो φ2 डिग्री से लैग कर रहा है और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना है, Vm3 है। तो देखिए जो ये वाला जो है, ये वाली जो वेवफॉर्म मैंने बनाई, ठीक है, इसमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड Vm3 हो गया, और यहां पे जब ये जीरो है और जब ये जीरो हो रहा है तो इन दोनों के बीच का एंगल ये φ2 एंगल है कि ये क्या कर रहा है, φ2 डिग्री से लैग कर रहा है। तो ये थ्री फेज वेवफॉर्म हो गई जिसमें V1 हमारा रेफरेंस वोल्टेज वेवफॉर्म है, V2 φ1 डिग्री से जो है वो लीड कर रहा है, V3 φ2 डिग्री से जो है वो लैग कर रहा है। तो इसको अगर मैं फेजर क्वांटिटी में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए V1 इज इक्वल टू Vm1 एंगल 0, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फेजर क्वांटिटी में। V1 इज इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एसी क्वांटिटी और एंगल। सिमिलरली V2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V2 इज इक्वल टू Vm2 और एंगल यहां पर क्या है, प्लस φ1, तो इसको अपन बोलेंगे प्लस φ1। तो ये हमारा हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ V2। सिमिलरली V3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V3 मस्ट बी इक्वल टू Vm3 एंगल ऑफ माइनस φ2 डिग्री। तो ये क्या हो गया, द फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज V3। सो इन दिस मैनर वी कैन रिप्रेजेंट द AC voltages, that is maximum magnitude and then angle. So this is for voltage V1, this is for voltage V2, that is maximum magnitude is Vm2, angle is plus φ1, ठीक, क्योंकि लीड कर रहा है। यहां पर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज Vm3, एंगल φ2 डिग्री से इसके रेस्पेक्ट में लैग कर रहा था, इसलिए माइनस φ2 डिग्री। तो इस तरीके से जो है हम एसी क्वांटिटीज को जो है हम फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड और फिर इसके अंदर एंगल। तो देखिए अगर मैं इसको फेजर डायग्राम में, जो कि ये एक डायग्राम ये बनाया था, इसी को और अगर मैं सिंप्लीफाई फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो मैं क्या बनाऊंगा, देखिए वोल्टेज V1 को रेफरेंस लूंगा। तो मैंने यहां पे वोल्टेज V1 को यहां पे रेफरेंस ले लिया, दिस इज रेफरेंस वोल्टेज V1। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं रेफरेंस, जब अपन एग्जाम में लिखते हैं या बनाते हैं तब यहां लिखते नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि यहां पे दिस इज रेफरेंस V1। अब क्या देखिए V2 जो है φ1 डिग्री से लीड कर रहा है, तो V2 अगर φ1 डिग्री से लीड कर रहा है तो यहां पे ये आएगा एंड दिस इज V2, और यहां पे ये जो एंगल होगा दैट इज φ2, क्योंकि यहां पे क्या चलता है, लीडिंग चलता है, यहां पे दिस इज लीडिंग, ठीक है। अभी और समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसा कैसे होता है। V3 जो है माइनस φ2 है, यानी V3 जो है वो V1 से लैग कर रहा है φ2 डिग्री से, है ना, φ2 डिग्री से। तो यहां पे जो है ये आ जाएगा V3, और यहां पे ये जो एंगल आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ये वाला एंगल जो है, सॉरी यहां पे जो ये एंगल है दिस इज φ1 एंगल।
तो यहां पे जो 52 डिग्री से लैग कर रहा है, तो यहां पे 52 डिग्री से ये लैग करता हुआ आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा लैगिंग। तो मैं फिर से बता रहा हूं क्या करेंगे हमने क्या किया, रेफरेंस वोल्टेज था हमारा V1 इज इक्वल टू VM1 एंगल 0, तो V1 को हमने रेफरेंस लिया V1 एंगल 0 को, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में जो V2 था वो 51 डिग्री से आगे चल रहा था, तो जो V2 हमने बनाया ये 51 डिग्री से लीड ऊपर की तरफ रहता है, तो लीड जो है लीडिंग वाला ऊपर बनाया 51 डिग्री, ठीक है। और V3 जो है V1 के रेस्पेक्ट में 52 से पीछे चल रहा है, तो V1 के रेस्पेक्ट में V3 जो है वो 52 से पीछे चल रहा है, तो लैगिंग इधर बनाते हैं तो 52 डिग्री इधर बना दिया। याद रखने का तरीका क्या होता है, देखिए आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चीज आती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो बाद में जो चीज आती है वो हमेशा लैग करती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चीज बाद में आती है वो लैग करती है। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है इस केस में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, घड़ी में 12 यूं बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 6 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं और फिर 12 बजते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में V3 आ रहा है, किसके बाद में, V1 के बाद में, तो V1 के रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, लैग कर रहा है, कितने डिग्री से, 52 डिग्री से। तो ये दिख रहा है जो V3 जो है वो V1 से 52 डिग्री से लैग कर रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चीज बाद में आती है वो लैग करती है। तो अगर इन दोनों के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो V3 लैग कर रहा है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में V1 बाद में आ रहा है, यानी V1 लैग कर रहा है। V1 लैग कर रहा है या V2 लीड कर रहा है, एक ही बात है। तो V2 कितने डिग्री से लीड कर रहा है, 51 डिग्री से लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चीज बाद में आती है वो लैग करती है। तो उसी के रेस्पेक्ट पे जो मैंने आपको बताया था कि लीडिंग ऊपर कर देते हैं और लैगिंग जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर देते हैं। सो दिस इज द फेजर डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स that if V1 is taken as reference, then V2 is leading V1 with 51 degree angle and V3 is lagging with respect to V1 by 52 degree angle. तो ये तो हो गया जब हमने इसमें मैक्सिमम वैल्यूज को लेके हमने फेजर रिप्रेजेंटेशन किया था। इफ वी कैन डू द सेम थिंग बाय यूजिंग आरएमएस वैल्यू, अगर मैं इसको आरएमएस वैल्यू लेके इसको फेजर को रिप्रेजेंट करता हूं तो आरएमएस वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, देखिए V1 इज इक्वल टू VM/1 √2 एंगल 0 कर देंगे, V2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, VM2 बाय √2 एंगल 51 कर देंगे, और V3 इज इक्वल टू VM3 बाय √3 एंगल -52 कर देंगे। बिकॉज आरएमएस क्या होता है, मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। तो यहां पे मैग्नीट्यूड हर किसी में क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय √2 कर दिया, या VM1 बाय √2 हो गया, या VM2 बाय √2 हो गया, एंगल वो का वही 51। यहां जो मैग्नीट्यूड था VM3 वो क्या हो गया, VM3 बाय √3 नहीं है, सॉरी दिस इज √2, VM3 बाय √2 एंगल -52। तो ये क्या हो गया, आरएमएस फेजर्स की, आरएमएस फेजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज अगेन मैग्नीट्यूड, दिस इज एंगल, दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज एंगल, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज एंगल। सो इन दिस मैनर वी कैन रिप्रेजेंट द एसी क्वांटिटीज in phasor when RMS values are given. This is all about the story of representation of phasor of AC quantity.